हल्कू एक गरीब किसान है। उसके घर में उसकी एक बेटी मुन्नी और उसकी बीवी पार्वती रहती है। हल्कू के पास उसके खुद के खेत है, पर उसका गांव जंगल के किनारे है। इसीलिए जब भी फसल पककर तैयार होती तो जानवर खेतों में आते और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पूरी रात खेत में रखवाली करनी पड़ेगी। मन तो करता है ऐसे खेतों को बंजर रहने दूं। किसान होकर कैसी बातें करते हो? अपने खेतों की रखवाली नहीं करोगे तो फसल को जानवरों से कौन बचाएगा? पार्वती खाना परोसती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हल्कू एक कंबल ओढ़कर अपने खेत के लिए चला जाता है। बाहर बहुत तेज ठंड हो रही है। इन खेतों के चक्कर में ना एक दिन मैं ठंड से ही मर जाऊंगा, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हल्कू खेत में जाता है, पर उसको बहुत नींद आने लगती है। इसीलिए वो एक कोने में कंबल से लिपटकर सो जाता है। रात को जंगली जानवर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वो बेसुध होकर सोया रहता है। सुबह होने पर जब वो खेत की हालत देखता है, सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। साल भर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हल्कू अपने घर जाता है, जहाँ पर उसका पड़ोसी उसका इंतजार कर रहा है। अरे हल्कू, कहाँ थे सुबह से? सुनो, आज मेरे बेटे की शादी है। रात को सभी लोग दावत पर आ जाइए। ठीक है। दावत का नाम सुनकर हल्कू और उसका सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि आज उन्हें कुछ लजीज खाने को मिलेगा। पापा, मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं है। मैं क्या पहनकर जाऊंगी शादी में? बिटिया, हम तो सिर्फ दावत में जा रहे हैं, कोई मेहमान थोड़ी है कि नए कपड़े पहनकर जाए। शाम के समय हल्कू और उसका परिवार पड़ोसी के घर दावत में जाता है, जहाँ पर अनेक तरह के पकवान बनाए हुए हैं। ये देखो पापा, यहाँ तो बहुत सारी पनीर बनाई हुई है। क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर पैसे वाले जो है, और वैसे भी एक ही तो बेटा है। अगर उसकी शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो कब खर्चा करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो मैं 6 रोटियाँ खाऊंगी। आज सिर्फ अच्छी चीजें खाओ, जैसे कि हलवा, पनीर, पूरियाँ, लड्डू। रोटियां मत खाना, वो तो घर पर हमेशा ही बनती है। ये क्या कह रहे हो जी? सिर्फ अच्छी चीजें खाएंगे और लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि किस जन्म के भूखे हैं? जिसको जो सोचना है सोचे, पर हम दावत में इसलिए आए हैं कि अच्छा खाना खा सके। बेटी, तुम मेरी बात सुनो और खूब हलवा पनीर खाओ। कल से तो वही सूखी रोटी खानी है। हल्कू और उसका परिवार पेट भरकर खूब सारी चीजें खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया पापा। 2 साल पहले सुनीता दीदी की शादी में ऐसा खाना खाया था। उस दिन के बाद आज इतना लाजवाब खाना खा रही हूँ। तेरी शादी में भी मैं ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान बनवाऊंगा। देखना, लोग हाथ की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या सचमुच पापा? आप मेरी शादी में इतने सारे पकवान बनवाओगे? हाँ बेटी, बहुत धूमधाम से कराऊंगा तुम्हारी शादी। आखिर एक लौती बेटी हो तुम हमारी। हल्कू की ये बात मुन्नी के दिल में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि जब उसकी शादी होगी तो सभी गाँव वालों को अच्छी दावत दी जाएगी। मैं अपनी शादी में अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं? अपनी दोस्तों को ही क्यों, दोस्तों के दोस्तों को भी बुलाना। क्यों इस बेचारी को इतने बड़े ख्वाब दिखा रहे हो? घर में एक पैसा भी जमा नहीं है और बड़े आए अपने दोस्तों के दोस्तों को दावत करवाने वाले। तुम बात बात पर मुझे टोका मत करो। घर में तो यही हाल है। कम से कम घर के बाहर तो चुप रहा करो कि हल्कू की अपने बीवी के सामने बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलो घर। खाना तो खा ही लिया, अब यहाँ क्यों रुकना? मैं सोच रहा था कि कुछ घर के लिए भी मिल जाता तो कल सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो जाता। तुम तो सचमुच बदनामी करवा कर ही मानोगे। चलो बेटा, हम दोनों घर चलते हैं। तुम्हारे पापा को कोई नहीं समझ सकता। जब तक 4 लोग बुलाकर भला बुरा ना कहें, तब तक बात इनके दिमाग में घुसती कहाँ है। मुन्नी और पार्वती घर के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे हल्कू भी घर आ जाता है। अच्छा खासा नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। अब कल सुबह सूखी रोटियां ही चबानी पड़ेगी और हमारी किस्मत में है ही क्या। घर आकर हल्कू आज चैन की नींद सोता है। उसने भी
कई सालों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। आज तो वो सपने में भी पनीर और हलवा खा रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि मुन्नी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। अरे वाह बिटिया, आज इतने सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हो। पापा, मैं अपने दोस्तों के नाम की लिस्ट बना रही हूँ। दोस्तों की नाम की सूची? कहीं घूमने जा रही हो? नहीं पापा, मैं देख रही हूँ कि मेरे शादी में किस किस को बुलाना है। सीमा और चिंकी को तो मैं नहीं बुलाऊंगी, वो मुझसे हमेशा लड़ाई करती है, इसलिए मैं अपनी शादी में उनको हलवा पनीर जैसा पकवान नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, तुम तो अभी से तैयारियां करने लग गई। अभी तो तुम्हारी शादी में बहुत वक्त बाकी है। तभी पार्वती आती है। अब इसको ख्वाब दिखा दिए हैं तो उनको पूरा करने की तैयारी भी करो। वक्त तो हाथ में उठाए हुए रेत की तरह होता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, जरूर अपना वादा पूरा करूंगा। अपनी बेटी की शादी में सारे गांव वालों से भी अच्छी दावत दूंगा। हल्कू ने भी इस बात को गंभीरता से ले लिया था और वो मुन्नी की शादी के लिए अब वो बहुत मेहनत करता और एक एक रुपया जुटाने लगा। धीरे धीरे मुन्नी भी बड़ी हो गई। कितना भी मेहनत करो, घर के खर्चे इतने हैं कि पैसे जमा ही नहीं हो पाते। हमारी मुन्नी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी विभाग में नौकरी करता है। यह तो बहुत अच्छी खबर है, पर अगर उन लोगों ने दहेज मांगा तो हम कहाँ से देंगे? वो सब बात मैंने कर ली है। उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम ही पैसों का इंतजाम करो ताकि गांव वालों को एक अच्छी दावत दे सको। मैं तो उसी दिन से पैसों का इंतजाम करने में लगा हूँ, जब से मैंने मुन्नी को वादा किया था कि उसके शादी में अच्छी दावत करूँगा। पर पैसे है कि हाथ में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मुन्नी का रिश्ता तय हो जाता है और शादी का दिन तय हो जाता है, पर अभी भी हल्कू के पास दावत करने के लिए पैसे जमा नहीं हुए हैं और वो मुन्नी के शादी में सिर्फ रोटी, सब्जी और दाल बनवाता है। ये क्या पिताजी, आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी में बहुत सारे पकवान बनाओगे। मैंने यही कहकर अपने सारे दोस्तों को बुलाया है। अब सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं इतने ही पैसे जुटा पाया कि दाल, रोटी और सब्जी की दावत दे सकूं। बहुत लोगों से उधार मांगा, पर हमारी हालत देखकर हमें उधार देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब बारात आती है तब दूल्हे का पिता देखता है कि उनके लिए खाने में सिर्फ रोटी सब्जी ही है, तो वो बहुत चिढ़ जाता है। ये तो हमारी बेइज्जती है। हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है, फिर भी हमने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया और हमें खाने में ये सूखी रोटियां और सब्जी खिलाएंगे। दूल्हे का पिता गुस्से में वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ बाराती भी ये खाना देखकर वहां से वापस जाने लगते हैं। तभी वहां पर यात्रियों का एक दल आता है। सभी यात्रियों को भूख लगी है, इसलिए वो हल्कू से खाना खिलाने के लिए कहते हैं। हम लोग यहाँ यात्रा पर आए हैं और साथ ही माता के दर्शन भी किए हैं। दिन भर घूमकर हमें भूख लगी है, क्या तुम हम सभी को खाना खिला सकते हो? हाँ जरूर, माता के भक्तों को खाना खिलाने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है, पर मेरे पास अभी केवल रोटी, सब्जी और दाल ही है। भूखे के लिए तो सूखी रोटियां भी अमृत के समान है। हल्कू सभी यात्रियों को भरपेट खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद एक यात्री हल्कू को माता के मंदिर का प्रसाद देता है। ये लो, ये माता के मंदिर का प्रसाद है, ये तुम्हारे किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। हल्कू प्रसाद लेता है और अपने मन में माता को याद करने लगता है। हे माँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुन्नी की शादी में मैं सभी लोगों को एक अच्छी दावत दे सकूँ, पूरे गांव को स्वादिष्ट पकवान खिला सकूँ, पर मुझ गरीब के नसीब में ये सब कहाँ। जब हल्कू अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसका घर अनेक तरह के पकवानों से भरा हुआ है। हल्कू समझ जाता है कि यह माता का चमत्कार है। वो अपने समधी को बुलाकर वापस ले आता है। वापस आ जाइए समधी जी, मैंने सभी बारातियों के लिए स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम कर दिया है। सभी बाराती, गांव वाले और मुन्नी के दोस्त स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। मुन्नी की शादी भी अब धूमधाम से होती है
और सभी लोग हल्कू की दी हुई इस दावत की चर्चा करने लगते हैं। छपरा गांव में सुरेश अपने बेटे निक्कू के साथ रहता था। सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव के पास ही एक छोटे से ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करता था और उसी से अपने खानदान का ख्याल रखता था। चलो बेटा निक्कू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा और फिर मुझे काम पर भी जाना है। पापा, मुझे आज निहारी में गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मैं रोज रोज गुलाब जामुन खाकर गुलाब जामुन की तरह ही बन गया हूँ। आज कुछ नया बना दो ना। नया क्या बनाओ? तुम्हें तो पता ही है कि ना मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और ना ही घर में कुछ ऐसी चीजें जिससे कोई दूसरी निहारी बना दूं। और तुम्हें गुलाब जामुन खाने से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अब मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नया नहीं खिला सकते हैं तो मैं भूखा ही स्कूल निकल जाऊंगा और मुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। निक्कू को पता है कि उसके पापा कुछ अलग नाश्ता नहीं बनाएंगे, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है। उसके पापा उसे बहुत आवाज देते हैं, पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप चला जाता है। सुरेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बेटे को एक दिन अच्छी निहारी भी नहीं करा सकता। इन सब में मेरी गलती है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं जरूर निक्कू के लिए हर दिन नया नया नाश्ता तैयार करता। निक्कू भूखा ही स्कूल चला गया, इसलिए सुरेश भी बिना नाश्ता किए अपने काम पर चला जाता है। जब मेरा बेटा भूखा है तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? सुरेश चौराहे पर अपना ठेला लगाता है और गुलाब जामुन बनाना शुरू करता है। आ जाओ भाई और बहनों, ताजे ताजे गुलाब जामुन खा लो। सुरेश बहुत आवाज लगाता है, पर फिर भी उसके ठेले पर कोई भी गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं आता और वो बहुत मायूस हो जाता है। आज का तो दिन ही बदनसीब है। सुबह के समय बेटा नाराज होकर भूखे पेट स्कूल निकल गया और अब दिन निकलने को है, पर किसी भी ग्राहक का आता पता नहीं है। ऐसे में कैसे धंधा चलेगा? मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। बाजार में आजकल नई तरह की मिठाइयाँ आती है, तो लोग क्यों मेरे ठेले पर गुलाब जामुन खाने के लिए आएंगे? दूसरी ओर निक्कू भूखे पेट स्कूल चला गया था और उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसके सभी दोस्त सुबह के नाश्ते के बारे में बात करके उसको चिढ़ाने लगे। आज तो मैंने सुबह को नाश्ते में पिज्जा खाया, बहुत टेस्टी था। मेरे पापा ने तो मुझे पिज्जा ही ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाले को आने में लेट हो गई थी, पर जब हमने पिज्जा खाया तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैंने तो पिज्जा में से पनीर को चुन चुन के खाया था। वैसे तुमने कौन सा पिज्जा खाया? मेरा तो मैक्रोनी पिज्जा था, पर वो भी कम टेस्टी नहीं था। मेरा मन तो पिज्जा खाने के बाद उसके बॉक्स को भी खाने का कर रहा था। इन दोनों की बात पास में ही खड़ा निक्कू सुन रहा था और ये सब सुनकर उसके मुंह में पानी आने लगा। तभी सिमी की नजर उस पर जाती है और वो निक्कू से पूछती है, अरे निक्कू, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? बताओ, तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? निक्कू कुछ नहीं कहता है। तब तक रिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, खाए होंगे अपने पापा के बनाए हुए बासी गुलाब जामुन। वैसे भी निक्कू हमेशा वही खाता है, तो आज भला क्या अलग खाया होगा? रिया की इस बात से निक्कू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिमी से पूछता है, ये पिज्जा कैसा होता है खाने में? क्या वो सचमुच इतना टेस्टी होता है जितना तुम बता रही थी? हाँ, पिज्जा सचमुच बहुत टेस्टी होता है और इसमें बहुत तरह के फ्लेवर्स भी होते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया क्या? नहीं, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। कोई बात नहीं, अपने पापा को कहना कि तुम्हें पिज्जा खाना है, वो तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देंगे। सिमी की बातों से निक्कू के मन में पिज्जा खाने की ख्वाहिश जग उठी। अब वो जल्दी से घर जाना चाहता था और घर जाकर अपने पापा से पिज्जा खरीदने के लिए कहना चाहता था। वो छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और छुट्टी होते ही वो दौड़कर घर आ गया। पापा, मुझे बेहद भूख लगी है, मुझे जल्द खाना चाहिए।
ठीक है बेटा, तुम तब तक हाथ पैर धो लो। मैंने आज जितने भी गुलाब जामुन बनाए थे एक भी नहीं बिके, इसीलिए हम दोनों आज गुलाब जामुन ही खाएंगे। फिर से गुलाब जामुन का नाम सुनकर निक्कू बहुत चिढ़ जाता है। मुझे नहीं खाने गुलाब जामुन, मुझे पिज्जा खाना है। और आज के बाद मेरे सामने गुलाब जामुन का नाम भी मत लेना, मुझे नफरत हो गई है नाम सुनकर। मेरे दोस्त मुझे गुलाब जामुन के नाम से चिढ़ाते हैं बहुत। लेकिन बेटा पिज्जा बेहद महंगा आता है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पिज्जा भी खरीद सकूं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे कई दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। निक्कू पिज्जा खाने की जिद पर अड़ गया था। सुरेश को पता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपने जमा किए हुए पैसों से पिज्जा खरीदने के लिए जाता है। निक्कू आज सुबह से भूखा है, अगर मैं आज पिज्जा लेकर नहीं आया तो रात को भूखा ही सोएगा। और मेरे पास कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं है। जो भी हो, आज तो मैं निक्कू को पिज्जा खिला कर रहूंगा। सुरेश बहुत देर चलने के बाद बाजार पहुंचता है और बाजार जाकर सीधे पिज्जा वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुरेश के पास कम पैसे हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दुकान के अंदर जाकर पिज्जा खरीद सके। वो भीड़ कम होने का इंतजार करता है। बहुत देर तक रुकने के बाद वहाँ पर भीड़ कम हो जाती है और सुरेश अंदर जाता है। मुझे एक पिज्जा चाहिए। कौन सा पिज्जा? हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स है, छोटे से लेकर बड़े कई सारे पिज्जा है। वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा, या फिर कुछ बड़ा चाहिए तो फिर सलाद पिज्जा भी है। बताइए आपको क्या दूं? आपके दुकान में जो सबसे छोटा पिज्जा है आप मुझे वही दे दीजिए। दुकानदार अपने यहाँ काम करने वाले को एक स्मॉल पिज्जा बनाने के लिए कहता है। आपके 200 रुपए हो गए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं अपने कस्बे में गुलाब जामुन का ठेला लगाता हूँ, क्या मुझे आप अभी ये पिज्जा दे सकते हैं? मैं कुछ दिन अपने गुलाब जामुन बेचकर आपके बाकी के पैसे चुका दूंगा। निकलो यहाँ से, जब पैसे नहीं रहते दुकान में आते क्यों हो? भिखारी कहीं के। दुकानदार सुरेश की बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल देता है। सुरेश मुंह लटकाकर घर आता है, जहाँ निक्कू उसका इंतजार कर रहा है। सुरेश झूठ कह देता है कि वो पिज्जा लेकर आया है। तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं तब तक पिज्जा गरम करके लाता हूँ। सुरेश किचन में जाता है और देखता है कि उसके घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। वो इस आटे और सब्जी की मदद से खुद ही पिज्जा तैयार कर लेता है। आ जाओ बेटा, पिज्जा गरम हो गया है। निक्कू पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। साथ ही सुरेश भी चखता है, तो उसको भी खुद का बनाया हुआ पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से पिज्जा बनाने के बारे में सोचता है। वो आटा और सब्जियों की मदद से पिज्जा बनाता है। पिज्जा खाओ, पिज्जा, ताजे आटे का पिज्जा, बेहद ही सस्ते में। सस्ता आटे का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है और सुरेश का सारा पिज्जा जल्दी ही बिक जाता है। अब सुरेश इन पैसों से और सामान खरीदकर फिर से पिज्जा बनाकर बेचता है। जल्दी ही सभी लोगों को सस्ते आटे के पिज्जा के बारे में पता चल जाता है और सब लोग उसके पास पिज्जा खाने के लिए आते हैं। ये देखकर बाकी पिज्जा वाले सुरेश से जलने लगते हैं और उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। इसने तो हमारी दुकान ही बंद करा दी। जब से ये आया है लोग हमसे पिज्जा खरीद ही नहीं रहे हैं। अब तो इसके पिज्जा और इसके गुलाब जामुन को मिलाकर खिचड़ी ही बना दूंगा। वो दुकानदार चुपके से जाकर सुरेश के बनाए हुए सारे पिज्जा में उसी के गुलाब जामुन को मिला देता है और ग्राहकों का तमाशा देखने के लिए दुकान से दूर जाकर छिप जाता है। एक पिज्जा देना। सुरेश उसको पिज्जा देता है। वो मीठा पिज्जा खाता है जो कि उसको बहुत पसंद आता है। ये मीठा पिज्जा तो नमकीन पिज्जा से ज्यादा अच्छा है। सुरेश देखता है कि उसके सभी पिज्जा में गुलाब जामुन मिले हुए हैं। वो अब गुलाब जामुन मिला हुआ पिज्जा ही ग्राहकों को देता है, जो कि सभी को बेहद पसंद आता है। दुकानदार की चाल उल्टी पड़ जाती है और सुरेश को
मीठा गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का आइडिया मिल जाता है। देखते ही देखते सुरेश सारे इलाके में गुलाब जामुन पिज्जा वाले के नाम से मशहूर हो जाता है। लखनपुर नाम के कस्बे में सुषमा अपने बच्चे और शौहर राम दुलारे के साथ रहती थी। सुषमा का शौहर अपाहिज था, इस वजह से सुषमा ही घर की देखभाल किया करती थी। इसलिए सुषमा घर चलाने के लिए अपने भतीजे करण के साथ जलेबी की दुकान चलाया करती थी। करण झगड़ालू और बेईमान किस्म का इंसान था। हमेशा लोगों से झगड़ा और हमेशा गुस्से में रहता था। उसे अपने मामा की सारी जमीन और जायदाद हड़पनी थी। बेटा करण, जाकर दुकान खोल दो, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाला। आप मामी होकर मुझसे काम करवाती हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा ना, बस इतना ही कहा कि दुकान खोल दो। करण वहाँ से गुस्से में दुकान खोलने चला जाता है। भाईजान, मुझे जलेबी के साथ दही भी देना। ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम मुझसे दही मांग रही हो। जाओ, अब मैं नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ पर सुषमा आ गई। देखिए चाची जान, ये मुझसे कैसे झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर रुकना ही बेकार है। मैं चला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। करण वहाँ से बहस करके चला जाता है। सुषमा अकेले ही पूरा दिन दुकान चलाती है और शाम को थक हार कर अपने शौहर राम दुलार से सारी बातें बता देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ सुषमा, मैं उससे एक बार बात करके देखूंगा। जी करिए, और जल्दी करिए। दिन पर दिन उसका भविष्य खराब ही होता जा रहा है। राम दुलार करण को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि करण आधी रात को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चला जाता है। मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करने जा रहा हूँ। सुबह तक आऊंगा, वरना कल शाम तक, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। देखा आपने, आज भी दुकान मैंने ही खोला और कल भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। दूसरे दिन करण आधी रात को घर आया और अपने मामा राम दुलार के सारे कागजात लेकर अपने नाम करवाने के लिए। मामा जी, ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। मेरे कॉलेज का रिजल्ट है। अरे बेटा लाओ, मैं उस पर अभी अंगूठा लगा देता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उनके हाथ में जमीन के कागजात देख लेती है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण के कॉलेज के कागज पर अंगूठा लगा रहा हूँ। वो कॉलेज का कागज नहीं, बल्कि हमारे जमीन के कागजात हैं। क्या कहा तुमने? थोड़ा लेट आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? सुषमा और राम दुलार दोनों ही करण की हरकतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं और सुषमा अकेले ही जलेबी की दुकान चलाने लगती है। अब से मैं थोड़ी जल्दी ही आकर थोड़ी देर से जाया करूंगी, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। सुषमा दिन रात मेहनत करके अपने जलेबी की दुकान चला रही थी। इस दुकान की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। इसी ने मेरी जमीन मेरे हाथ में आने नहीं दी। अगर ये ना होती तो मैं पूरी दुकान और घर का मालिक होता। एक काम करता हूँ, जलेबी के अंदर फटे हुए दूध का पनीर डाल देता हूँ। पूरी जलेबी तहस नहस हो जाएगी। करण ने साजिश रची। करण ने फटे हुए दूध से बनी पनीर को जलेबी के बड़े से पतीले में डाल दिया। दीदी, मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ दो ना। रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। सुषमा अनजाने में ही वो पनीर मिलाई हुई जलेबी बनाकर दे देती है, जो कि लाल के बजाय पूरी सफेद थी। ये क्या मजाक किया आपने? मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबियाँ मांगी थी और आप मुझे ये मीठा पनीर खिला रही हैं। ये तो बस जलेबी के आकार का है, जलेबी थोड़ी ना है। ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत को दुकान से दूर जाता देख करण बेहद खुश हुआ। लगता है वो पुलिस को बुलाने जा रही है। अब इन्हें समझ में आएगा कि करण से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी वहाँ पर राम दुलार अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ गया। अरे सुषमा, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तुमसे मिलने और हमारे दुकान की जलेबी खाने आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, मैंने आपकी जलेबियों के बारे में बड़ा सुना है। जी मैंने भी।
हम पूरे 400 किलोमीटर दूर से रामू से मिलने आए हैं। सुषमा को जलेबी में पनीर डालने वाली बात पता थी, लेकिन मेहमानों की जिद और उत्सुकता की वजह से सुषमा ने उन्हें गर्मा गर्म पनीर की जलेबियां बनाकर दे दी। आपके यहाँ की जलेबी कुछ अलग नजर आ रही है। लगता है आज सुषमा ने नए तरीके से बनाई है। ये दिखने में जरूर सफेद है, लेकिन बहुत मजेदार है। और उनके जलेबी खाने से पहले ही वहाँ करण आ गया। हाँ हाँ, खाओ खाओ। इनकी जलेबी की वजह से कई ग्राहक भाग चुके हैं और अब तो आप सब भी भाग जाएंगे। जी, ये मेरा भांजा है, हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। आप सब जलेबी खाइए। जैसे ही राम दुलार के बचपन के दोस्तों ने जलेबी खाई, वो पनीर मिलाई हुई जलेबी वो लोग खाकर दंग रह गए और कहने लगे, वाह भाभी वाह, क्या जलेबी बनाई है। जलेबी कम रसमलाई ज्यादा लग रही है। वाकई ये चीज बहुत शानदार है। आज से आप अपनी दुकान का नाम बदलकर पनीर जलेबी कर दीजिए और देखिए बड़ा फायदा होगा। क्या सच? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा आपने? ये अच्छा लग रहा है। करण को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था और वो अपने ही मिलाए हुए पनीर को जलेबी के रूप में खाने लगा। पनीर जलेबी उसे बहुत पसंद आई। अरे ये तो सच में अच्छी है, लेकिन आप सब उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पनीर जलेबी मैंने बनाई है। हुआ ये कि इसमें पनीर मैंने ही डाल दिया और देखा आप सबने मेरा कमाल। सुषमा सारी बातें समझ चुकी थी। तब उसने कहा, तुम चाहते थे कि हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाए और हम रोड पे आ जाएं, है ना? सुषमा, हमें ये सब बातें मेहमानों के सामने नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सारे मेहमान चले गए, तब करण ने अपने मामा राम दुलार से कहा, मामा जी, आपने तो मुझे कुछ जमीन जायदाद भी नहीं दी। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दुकान दे दे और अब तो मैं यहाँ पनीर जलेबी ही बेचूंगा। हमें तुम्हें दुकान देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम दुकान अच्छे से चला पाओगे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको लगे कि दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आप ये दुकान ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। करण दिन रात मेहनत करके अपने पनीर की जलेबी के दुकान में काम करने लगा, लेकिन करण के दोस्त जिनके साथ वो आवारागर्दी किया करता था, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उनमें से एक जिगरी दोस्त उनसे कहने लगा, चल करण, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे मेरी दुकान संभालनी है। मामा मामी ने भरोसा करके मुझे ये दुकान दी है। करण की बात न मानने पर करण के दोस्तों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका धंधा चौपट करने के लिए षड्यंत्र रचता है और एक बाबा के साथ मिलकर उसके दुकान पर काला जादू करा देता है। करण के दुकान पर न होने की वजह से वो उस बाबा का दिया हुआ ताबीज पनीर जलेबी की दुकान में लगा देता है। अब आएगा मजा। जब हम बिगड़े हैं साथ में तो तरक्की उसकी अकेले की क्यों? ये तावीज कैसी? लगता है सुषमा ने यहाँ पर रख दी। मैं इसे अपनी कलाई में बांध लेता हूँ। और जैसे ही राम दुलार ने वो ताबीज अपने कलाई में बांधी, वो उस कुर्सी से उठ खड़े हुए। यानी उस काले जादू की वजह से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और वो फिर से चलने लगे। ये क्या? मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हो गए। ये तावीज तो कमाल की है। मालिक, तेरा हजारों बार शुक्र है। वहीं दूर खड़ा करण का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर वो दंग रह गया। और उसके बाद वो उस बाबा के पास गया। तब बाबा ने उससे कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे धोखेबाज की मदद मैं बस ऐसे ही करूँगा। कई साल पहले की बात है, उस दुकान पर एक बेटी ने मेरी भूख मिटाई थी, मुझे जलेबियाँ खिलाकर। इसीलिए मैंने ये मेहरबानी की है। अब जब भी कोई उस दुकान की पनीर जलेबियाँ खाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ करना बाबा, मेरे मन में जलन हो रही थी। और वैसा ही हुआ। उनकी जादुई पनीर जलेबी बहुत अच्छे से चलने लगी। करण के मेहनत की वजह से उसके मामा मामी उससे बेहद खुश थे और सब लोग मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगे।